इनका व्यापक पैमाने पे प्रचार हुआ है। पहले लोग सुबह उठते थे तो उनके लिए समाचार पत्र चाहिए होता था। बाद में लोगों ने टेलीविजन देखना शुरू किया। अब लोग अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल करके अपने तैयार हुए, अपना सामान्य कारोबार देखा, काम धाम देखा और फिर अपने काम पे निकल गए। उनको जो भी देखना है, न्यूज़पेपर देखना हो या फिर कोई चैनल देखना हो या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही उनको बहुत कुछ मटेरियल न्यूज के मिल जाते हैं। यानी स्मार्टफोन यहां आज एक बेहतरीन माध्यम हो चुका है समाचार के आदान प्रदान का भी। डिजिटल मीडिया का प्रचार भी उतनी तेजी के साथ हुआ है और सोशल मीडिया का भी। लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है और किस रूप में करना है, याद रखना, जो मीडिया के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं वही टिक पाएगा जो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रख पाएगा। जिसकी विश्वसनीयता होगी वही टिकेगा, बाकी तो एक समय के बाद सब अपने आप गायब हो जाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर आपसे कहूंगा कि पिछले 9 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, वैश्विक मंच पर भारत को बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, भारत का विरासत हो या भारत का व्यक्ति, दोनों का सम्मान बढ़ा है। योग वैश्विक मंच पर छा गया। चीन जैसा देश आज के दिन पर उनके यहां सबसे ज्यादा योग की क्लासेस लग रही है, योग के पीछे भाग रहा है। आयुष दुनिया के अंदर छा गया, आयुर्वेद के पीछे लोग भाग रहे हैं। भारत वैश्विक मंच पर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहा है जिसकी आज से 9 वर्ष पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भारत का जो नागरिक दुनिया के अंदर जहां कहीं भी रहता है, आज दुनिया के अंदर जब वह व्यक्ति जाता है तो उसको सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। और नहीं तो 9 वर्ष पहले हमारे केंद्रीय मंत्री पुरी जी स्वयं भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे। कई देशों में भारत के एम्बेसडर के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। देश के राजनयिक संबंधों को और कूटनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। और उस कालखंड में उन्हें कितनी परेशानी होती रही होगी जब देश के अंदर असमंजस की स्थिति रही होगी और उनको विदेशी मोर्चे पर अपना मोर्चा संभालना पड़ा रहा होगा, कितने कठिन दौर से उस समय गुजरा होगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत का एहसास दुनिया कर रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में अगर कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर देखा जा रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी देखे जा रहे हैं। दुनिया के अंदर कहीं संकट आएगा, लोग आशा भरी निगाहों से भारत को देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं। और ये हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में G20 जैसे प्रतिष्ठित समिट को आयोजित करने का सौभाग्य भी भारत को प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और अनेक बैठकें, 150 से अधिक बैठकें अब तक भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ बैठकें हुई हैं। यानी दुनिया भारत को देखने के लिए आ रही है, भारत के सामर्थ्य को देखने के लिए आ रही है। लेकिन भारत के सामर्थ्य को दुनिया के सामने, क्योंकि सोशल मीडिया का कोई दायरा नहीं है, समाचार पत्र का एक दायरा है। अगर लखनऊ का संस्करण है तो लखनऊ में ही दिखेगा वो, वाराणसी का है तो वाराणसी में ही पढ़ने को मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया का तो कोई दायरा नहीं है। मैं कभी कभी देखता हूं, मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर
कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें सोशल मीडिया की बड़ी नेगेटिव उनकी चीजें थी, तो मैंने उनका एनालिसिस करवाया। एक बार मैंने देखा कि इतने नेगेटिव ट्वीट क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, मैंने उसका एनालिसिस करवाया। तो मैंने देखा उसमें 75% से अधिक ट्वीट जो हुए थे, ये सब यूके से, यूएई से, यूएस से या किसी अन्य ऐसे दूर बैठे हुए कोई अन्य जगहों से किए गए थे, जिनका भारत से या उत्तर प्रदेश के किसी शहर से कोई लेना देना नहीं था। यानी आपका कोई दायरा नहीं है, आपका तो वैश्विक दायरा है। सोशल मीडिया का दायरा वैश्विक है और इसलिए अपने इस दायरे को उसी विश्वसनीयता के साथ, प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा हो या राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भारत के द्वारा सुदृढ़ की गई अपनी स्थिति, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो या विरासत के सम्मान का, भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो या युवाओं को स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करके या महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर कदम उठाने का, ये हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया हुआ है। और उस सभी बातों को अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से हाईलाइट करेंगे, अधिक से अधिक व्यक्ति तक हम पहुंच सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, सही तथ्यों से उन्हें अवगत करा सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा वह जब आप उस प्रकार का मटेरियल देंगे तो ही लोग उसको स्वीकार कर पाएंगे, अंगीकार पकड़ पाएंगे और उसकी प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। अगर वह कहीं से उसको क्रॉस चेकिंग करता है तो उसको उन स्थितियों में वह सत्य के नजदीक दिखना चाहिए, सत्य दिखना चाहिए या सत्य के नजदीक दिखना चाहिए, तो विश्वसनीयता बनी रहेगी। नहीं तो होता क्या है, आपने देखा होगा एग्जिट पोल आते हैं, जो जमीनी धरातल पर कार्य करता है उसके सही आंकड़े आते हैं और अब तो लोग बोलने लग गए यार देखो इसी का सही आएगा, बाकी तो सब ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसे ही आपके बारे में भी कोई गलत धारणा ना बनाए और सचमुच जितना कार्य हुआ है, जिस भी क्षेत्र में आप देखेंगे, किसी भी क्षेत्र में, किसान कल्याण का हो, युवा कल्याण का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, श्रमिकों के कल्याण का हो या फिर व्यापारी कल्याण का हो, वन नेशन वन टैक्स का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जो कार्य हुए हैं, कहीं हाईवे बने हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी बेहतर हुई, पहले से बहुत अच्छी हुई है, एयरपोर्ट्स बने हैं, उड़ान जैसी योजनाओं ने एक सामान्य नागरिक को भी वायु सेवा और हवाई जहाज से चलने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ये बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको एक एक करके अगर हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो यह हमारे लिए स्वयं भी प्रतिदिन का एक बहुत बड़ा कार्य हमें प्राप्त होता है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर ही अगर आप देखेंगे, अगर देश के अंदर 3 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिला है, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला है, 54 लाख गरीबों को, और ये पिछले 6 वर्ष के अंदर मिला है। इन 6 वर्षों में 54 लाख गरीबों से हम आधा मिनट का उनका थोड़ा सा वीडियो लेकर के उसी को हम सोशल मीडिया में वायरल कर लें। कैसे एक योजना आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनती है। मैं अयोध्या की एक घटना आपको पिछली बार भी बताया था और मैं फिर अब उसको दोहराना चाहूंगा। विगत लोकसभा चुनाव में मुझे भारत निर्वाचन आयोग ने बैन कर दिया था। चुनाव चल रहे थे, बीच चुनाव में 3 दिन के लिए मुझ पर बैन लग गया। अब मेरे लिए परेशानी थी, 3 दिन मुझ पे ही बैन लग गया, प्रचार नहीं कर सकता था, मीडिया में भी कोई मेरा इंटरेक्शन नहीं हो सकता था, मुझे कोई बयान नहीं देने थे।
अब क्या करूं? तो पहले दिन ही मुझे अयोध्या से एक निमंत्रण आया। मैंने कार्यक्रम बनाया था, अयोध्या जाऊंगा, श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन करके फिर वापस आऊंगा। तो अयोध्या से एक निमंत्रण मुझे मिला। एक अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने मुझे आमंत्रित किया कि आप अयोध्या आ रहे हैं, आप मेरे घर में आ जाते तो अच्छा रहता है। तो मैंने पूछा भी क्या है इनके घर में? लोगों ने कहा इनके घर में गृह प्रवेश है। तो मैं गया तो मैंने कहा चलिए आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई काम तो था नहीं, तो मुझे दर्शन के बाद था, तो मैंने कहा दर्शन के बाद घूमते घूमते निकल करके आ जाऊंगा। तो मैं सोचता था बहुत बड़ा घर होगा, लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा घर है और परिवार के लोग एक थाली में दीप लेकर के खड़े हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा आप ऐसे क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा साहब आपके स्वागत के लिए। मैंने कहा आपका घर? कहा ये हमारा घर है। मैंने कहा ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर है। कहा साहब इसीलिए तो बुलाए हैं, यही तो हमें मोदी जी ने दिया है और आपने दिया है। यानी वो व्यक्ति उसे कहता है कि ये घर आपने मुझे दिया है और इसलिए मैं इसके गृह प्रवेश में चाहता था कि कोई आ जाता, कितना अच्छा होता। और तो मुझे पता लगा कि आप पे बैन लगा हो, आपके पास कोई काम तो होगा नहीं, इसलिए हमारे घर ही आप आ जाएंगे।